नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हम लोग प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री और जियो पॉलिटिक्स की, विशेषकर यूरोपीय इतिहास और वहाँ की राजनीति और समकालीन विश्व की जियो पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी जानकार प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से एक वार्ता की श्रृंखला चला रहे हैं, इसलिए कि ये ऐसा विषय है जिसके विषय में अच्छे खासे शिक्षित लोग भी बहुत कम जानते हैं। तो आवश्यक है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासा से इस धर्म मीमांसा से जुड़ते हैं, उनको ये आधारभूत बातें पता चल जाएं, जैसे कि और कहीं भी उन्हें सुनने को भी नहीं मिलेगी। ये केवल हम लोग प्रोफेसर केडिया जी से ही जान सकते हैं। तो इसलिए ये वार्ता की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। केडिया जी, ये बताइए कि ये जो है, लोग तो कह रहे थे कि बस तृतीय विश्व युद्ध सिर पे ही है और ये ट्रम्प अब पता नहीं क्या कर देगा और डीप स्टेट जो है वो भारत की सरकार को उलट पुलट देगा और उसमें वो जो करता होगा वो तो करेगा ही, लेकिन ट्रम्प के विषय में जितना अनुमान लगा रहे थे तो वो सज्जन तो बहुत जल्दी एकदम पलट गए, या कह लीजिए कि जमीन पर आ गए। जिस कल्पना में उड़ रहे थे कि हम भारत को सबक सिखा देंगे या ये कर देंगे, या सारी दुनिया से मान लो सोच रहे थे कि हम खूब से सौदेबाजी करके धन वसूल कर लेंगे, जो भी हो, उसमें भारत के सामने उन्हें ये जो फिर से जमीन पर आना पड़ा। तो इसके विषय में थोड़ा बताइए, उनके स्वभाव के विषय में और ये जो घटना घटी है उसके विषय में, मोदी जी के अद्भुत कार्य कौशल के विषय में। जी, जी। तो सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, दो चीज है। एक है प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्वभाव, बहुत ही चपल चंचल, जिसको कहते हैं राजनीति या किसी भी गंभीर काम के लिए अनुपयुक्त स्वभाव। दूसरा है अमेरिका का स्वभाव। यहाँ अमेरिका के स्वभाव से तात्पर्य क्या है? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का स्वभाव, अमेरिकन स्टेट का स्वभाव, या अगर कहें कि यूरोपियन लोगों का स्वभाव। तो इसको समझने से ही ये सारी बातें समझ में आए। एक बात तो ये है कि पिछले 100 साल, 150 साल, पौने 200 साल में एक स्थिति ये बनी कि ये विश्व के संसाधनों पर, बहुत प्रकार के संसाधनों पर एक राक्षसी कंट्रोल करने में सफल हो सके। उनके सफल होने में एक बहुत बड़ा कारण था कि जिनके संसाधन थे, वो चाहे दोनों अमेरिका में थे या अफ्रीका में थे या एशिया में थे या भारत में या ऑस्ट्रेलिया के माओरी लोग थे, उन लोगों ने ऐसे विचित्र, इतने कुटिल, कुटिल शब्द भी कम है, इतने बर्बर, हिंसक, पैशाचिक लोग कभी न देखे थे, न सुने थे, न कथा कहे थे, न कथा कहानी में सुने थे। उनकी कल्पना के बाहर के लोग थे। तो ये जो अत्यंत नीच कार्य करते थे, उस नीच कार्य को समझने में ही माथा हल्का हो जाता था। तो जिसको कहते हैं एक शॉक लगने का समय, एक धक्का लगने का समय, सिविलाइजेशनल शॉक, अंडरस्टैंडिंग का शॉक। ये 2 खंड में भारत सरकार ने पुस्तक छापा है, भारत में अंग्रेजी राज, सुंदरलाल जी का लिखा हुआ है। मेरे को जहां तक याद है, मैंने उसको 88, 89, 90 में कभी पढ़ा था, 35 साल हो गया। तो उसके खंड 1 के पहले अध्याय में उन्होंने इस बात की चर्चा की है जो मैं बता रही हूँ। मैंने वहीं से पढ़ा और बहुत विचार किया, 35 साल में और बहुत पढ़ा। तो ये मुझे समझ में आया कि एकदम ऐसे व्यवहार करने वाले लोग
से भेंट हुई, साबका हुआ, जिनका कुछ सब कुछ अपरिचित था और नृशंसता, झूठ, छल की कोई सीमा नहीं। वो इन लोगों को जो वो 250 साल में अचानक लगातार 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 विश्व संसाधनों पर कंट्रोल होता चला गया, तो इसमें से बड़ी सारी थ्योरीज भी निकली। वो जो लीनियर आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है, और जो आइडिया ऑफ ग्रोथ है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, बड़ा सारा मामला इसमें से निकला जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का था। लेकिन अभी जो हम लोग विषय पर बात कर रहे हैं, इनको लगा अरे हम तो सफल हो गए। और आपको ध्यान होगा एक पुस्तक आई थी, एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री कि साहब जो हो गया सो फाइनल हो गया, अब दी एंड है, अब बी एंड है, और ये तो हम यहाँ आके बैठ गए हैं, हम सदा यहाँ रहे। हाँ। ऐसा पिछले 50, 60, 100 साल में अनेकानेक लेखन हुआ है बहुत। ह्यूमैनिटीज विभिन्न विधाओं में। इसका कारण क्या है? ये अनपढ़ लोग हैं। संसार के विषय में ये अज्ञानी थे। कौन सा संसार? उस संसार जिसके संसाधनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, या इनके अपने मन में जिनको इन्होंने हरा दिया था, जिनको इन्होंने वशवर्ती कर लिया था। इनको ये वहम हुआ कि हम इनको जान गए हैं। और क्या जान गए हैं? हम सुपीरियर हैं, ये इंफीरियर। अब ये बात केवल एक मतलब बहुत ही कमजोर बुद्धि का व्यक्ति सोच सकेगा। और मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यूरो अमेरिकन भी शब्द, मैं बार बार यूरोपियन शब्द कहूंगी जिसमें अमेरिकन शामिल है, क्योंकि हम उन्हीं अमेरिकन की बात कर रहे हैं जो यूरोप से जाके वहां यूएसए में बसे। तो इनको इतना, तो इनके जो ह्यूमैनिटीज के जो एकेडमिक सेंटर थे, जिसमें ये लोग जिनको स्कॉलर कहते थे, वो लोग इस प्रकार की पुस्तकें लिख रहे थे। और इनको यही नहीं याद रहा लिखते समय, भाई तुम्हारे 0 एडी से 1600 साल, 1700 साल, 1800 साल तुम किस नारकी अवस्था में रहे, तुम रहे, तो उसका रिकॉर्ड भी तुमने दिया, तुमने लिखा, तुमने बताया। कब बताया? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और 21वीं में ज्यादा आया है लेखन हमारे जैसे लोगों के लिए। तो तुमको अपनी असलियत पता है कि तुम कितने भयंकर नारकी स्थिति में थे। मैं धर्म मीमांसा पर पूरा एक सीरीज चलाऊंगी इनके नारकीयता के अनेकानेक पहलुओं पर, पूरा पुस्तकों के साथ, संदर्भों के साथ, एविडेंसेस के साथ चलाऊंगी बीच बीच में। बहुत जरूरी। तो बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी थ्योराइज किया। एक थ्योराइज किया कि साहब क्लाइमेटिक फैक्टर है। अरे भाई, क्लाइमेट तो यूरोप का यही था ना सदा से। मैं बात को थोड़ा विस्तार से समझा के कह रही हूँ। नहीं, बहुत आवश्यक है। क्लाइमेट तो यही था ना। तो तुम 19वीं शताब्दी तक, जानवर भी इतने नारकी ढंग से नहीं रहते हैं, नाली के कीड़ों की तरह तुम क्यों रह रहे थे? फिर कहा जी, ये एक थ्योरी आई, याद नहीं आ रहा मुझे किसका था, पंकज जी बताएंगे, कि जो प्रोटेस्टेंट इनका हम्म। मजहब है, रिलीजन है, इसके कारण जो वर्क एथॉस आया। अरे भाई, चर्च तुम्हारे यहाँ 1000 साल से तो था ही, टोयनबी के अनुसार भी 8वीं शताब्दी के बाद से। और प्रोटेस्टेंट भी 200-500 साल थे। ये इंग्लैंड जहां ये प्रोटेस्टेंट्स का गढ़ है, इसकी रानियां
इसका सो कॉल्ड नोबल और रॉयल क्लास किस गंदगी में रह रहा है, उस पर एक लेख, मतलब कुछ सामग्री मुझे मिली, मैंने 2-4 लोगों को भेजा, एक वीडियो भी मिला एक चैनल पर जिसमें सब पिक्चराइजेशन था, विजुअल्स थे, और ढंग के लोगों को भेजा। एक मैनेजमेंट की डायरेक्टर थी, बहुत ही ढंग के लोग, एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे, एक हमारे शैलेंद्र भैया थे। सब बोले दीदी जी घिन घिना गया, देखा नहीं गया, 10 मिनट देखे हैं, ये गंदगी को हैंडल तो केवल आप कर सकते। इसी तरह और दुनिया भर के थ्योराइजिंग। फिर क्या हुआ, ये जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ है, इसमें 1870 में ये बताते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन भी क्या है, जिसको आज जर्मनी कह रहे हैं, वो कोई 300 इंडिपेंडेंट टुकड़ों में बटा हुआ है। कब तक? 1869 तक, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। और कोई बिस्मार्क नाम का इनका व्यक्ति है जो इसको यूनाइट करता है, प्रशिया को और ऑस्ट्रिया, और एक देश बन जाता है जर्मनी। जर्मनी इसका नाम ही नहीं है, इसका अपना नाम कोई ड्यूलैंड, ड्यूचलैंड ऐसा कुछ नाम है, मुझे तो उच्चारण भी ठीक से नहीं आता है। लेकिन अब नाम कुछ है तो जर्मनी क्यों बोल रहे हो भाई? जर्मनी इसलिए बोल रहे हो कि जर्मन है। ये अपने को हूण कहते हैं, तो हूण का मैंने जब पढ़ा बढ़ा कि हूण का उच्चारण बिगड़ के जर्मन हो गया। अरे तुम्हारी भाषा में हूण भी है तो सीधे हूण लोग कहो, हूण देश कह लो। खैर, तो 1870 में एक जर्मनी हुआ, और इसने 30 साल के अंदर क्या, 1871 में ही फ्रांस की राजधानी पेरिस पर इस कल भी नहीं, अभी तुरंत तुरंत इकट्ठा हुए एक देश की आर्मी फ्रांस की राजधानी में मार्च कर रही है। एक थप्पड़ लगाया और वो गिर गया। और 1870 तक वो क्या है, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हम लोग को बताया जाता है कि जी वो कोई सुपर पावर था। 1870 में नहीं लिखा हुआ है कि सुपर पावर। ध्यान दीजिएगा हर तक, ये सारे जो उपाधियां हैं, नाम हैं, ये जो वर्णन है, ये 20वीं शताब्दी में। और 20 सुपर पावर शब्द तो खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद आया है, जब यूएसए को, यूएसएसआर को सुपर पावर कहा गया, तो कहा गया कि इसके पहले इंग्लैंड और फ्रांस सुपर पावर थे। भैया गजबे के आप लोग सुपर पावर, कल कोई एक खड़ा हो रहा है और आपकी राजधानी में मार्च कर जा रहा है। एनीवे, तो ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जो हूण लोग हैं, और हूण लोग कौन है? भारतीय लोग। लेकिन हूण लोग को जर्मन लोग कहेंगे, और जर्मन अपने को जर्मनी नहीं कहता है। ये इनकी विचित्रता है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। इस पर हम बात करेंगे, ये कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों है। तो इन लोगों ने जो आपस में मार धाड़ किया, कहां पर, जिसको यूरोपियन वॉर को ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं। और 1914 में भी जर्मन आर्मी पेरिस में मार्च कर रही है, और 1939 में भी जर्मनी आर्मी मार्च कर रही है, फ्रांस को दो दो थप्पड़ लगा के गिरा दे रहे। किस प्रकार के सुपर पावर! तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ये सो कॉल्ड सुपर पावर इंग्लैंड और फ्रांस कंगले हो गए। इन दोनों युद्धों में, और दो युद्ध कोई एक आध दिन का नहीं है, ये करीब करीब लगातार मामला है। कब से? 1914 से 1945। बीच में जो इंटर वॉर पीरियड है उसकी भी कथा आप लोगों को सुना दूंगी। ये 30 साल का, इन मतलब इन्होंने जो दुख झेला है, जो विनाश देखा है, उसका एक अंश का कल्पना भी भारतीय मानस नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब क्या होता है, सो कॉल्ड कॉलोनियल एम्पायर टूट जाता है।
या आज के प्रश्न के लिए अगर मैं बात करूं, तो संसार के जिन संसाधनों पर इंग्लैंड और फ्रांस का कंट्रोल था, गया, हवा में गया। जिसको डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, कॉलोनीज का टूटना कहते हैं, डी इंपेरियलिज्म कहते हैं, इन दोनों के हाथ से निकल। कमाल के लोग हो तुम लोग। कब तो तुम लोग का कंट्रोल हो जाता है, होने के बाद संभालना नहीं आता है, टूट जाता है। और अब किसका कंट्रोल होता है? जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? यहाँ के जो सबसे निचले दर्जे के, जिनको ये क्रिमिनल्स कहते हैं, जेल में बंद करते हैं, गाल दाग देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, बाल उखाड़ देते हैं, ऐसे भूख भिखमंगे लोग, भूखे लोग, जिनको भोजन का उपाय यूरोप में नहीं है, ये भाग 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 जा रहे हैं। ये यूएसए बन रहा। और ये यूएसए की भी कथा बताएंगे। 1850 मतलब 19 सेंचुरी तक यहाँ बर्निंग डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ? यूएसए में। बर्निंग डिस्ट्रिक्ट क्या? एक महिला है, क्या नाम है पंकज जी, स्टेट चर्च वाली मटिल्डा का? जोसलिन गेज, मटिल्डा जोसलिन गेज। मटिल्डा जोसेलिन गेज। वो पुस्तक लिखती है, विमेन चर्च एंड स्टेट। यूएसए की महिला है, यूरोपियन महिला है, वहां जाके रह रही। वो कह रही है, मैं कार जैसे चला रही हूँ, 1830 40 50, अब सन नहीं याद है, मैं पुस्तक देख के बताऊंगी। तो लगातार जलते हुए मांस की बू आ रही है। जलता हुआ मांस किसका? मनुष्य का। कौन सा मनुष्य? स्त्री। कौन जला रहा है? इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टेट और चर्च जला रहा है। उसको धीमी आंच में जलाते हैं तो जलती हुई स्त्रियों के मांस की बू आ रही, और ये कार से जा रही, और ये भारत में सती की बात कर रहे हैं। तो यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितना बर्बर है, और ये वहां के मूल निवासियों के साथ जो बर्बरता करता है। मेरा तो जीवन ही 50 साल इन नालायकों की बर्बरता देखते बीत गया, पढ़ते देखते दुनिया भर का। अभी भी जब वो वीडियोस एक एक वाला आता है, 1 मिनट वाला वर्टिकल वीडियो, 1-2 मिनट वाला, देखा नहीं जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बिखरे हुए इंग्लैंड और फ्रांस को ये कंगला यूएसए खड़ा करता है। और अब इंग्लैंड और फ्रांस की कॉलोनी का, जिसके डीकॉलोनाइजेशन का समस्त श्रेय ये अमेरिका लेता है, और ये कहता है जी हम तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। राज्य करना तो हमको आता है, हम लोग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज वाले। अरे नालायकों, बर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स, और ये तुम अपनी अपनी ही गोरी स्त्रियों को जला रहे हो, जो वहां के मूल निवासियों के साथ पैशाचिक कर्म किया है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और क्यों जला रहे हो? क्योंकि ये सब चुड़ैले हैं, शैतान की एजेंट हैं। बड़े बड़े मामले हैं, बताऊंगी, बिना सुने ये अकल्पनीय है। तो ऐसे यूएसए का दुनिया के संसाधनों पर कब्जा आ जाता है अचानक 1945 में। 1943 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए कहता है, यूएसए के प्रेसिडेंट, यूएसए का एस्टेब्लिशमेंट, भाड़ में जाए यूरोपियन सब, हमको क्या मतलब, हमको लड़ना वड़ना नहीं है। शौक से लड़ने नहीं आया है, शौक से सुपर पावर नहीं बना। इन्हीं लोगों ने तो हमको मार काट के दुर्गत करके भगाया है, और हमको इतने कुत्ते की तरह देखते हैं। यूरोपियन लोग भाग के जाकर बसे हुए, जो अपने को अब अमेरिकन कह रहे हैं, उनको ये एकदम हिकारत से देखते हैं। तो ये यूरोपियन जो अपने को अमेरिकन कह रहे हैं,
वो उन यूरोपियन को कह रहे हैं सड़ के मर जाओ हमारी बला से। लेकिन इंग्लैंड वाला जो चर्चिल है वो कह रहा है हमारे वशबूते का नहीं है इस जर्मनी से लड़ पाना, जो 1870 तक 300 टुकड़े में बटा हुआ है, जिसको पते नहीं हम लोग कोई देश वेश हैं, उससे लड़ पाना हमारे वशबूते का नहीं है। और जर्मनी और सोवियत रूस 1917 में सोवियत रूस डिक्लेयर हो गया है, इन लोग का नो एग्रेशन पैक्ट हो गया है। बाद में वो अलग कथा है, जर्मनी अटैक करता है सोवियत रूस पर, पहली लड़ाई में भी दूसरी लड़ाई में भी हिटलर अटैक करता है। तब सोवियत रूस जुड़ जाता है, एलाइज किसका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस। ये तीन कुछ ना कर पा रहे हैं जर्मनी का। भारत से 25 लाख सेना जा रही है तो भी ना कर पा रहे हैं। चर्चिल जाके नाक रगड़ रहा है। उस समय प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कहता है चूल्हे भाड़ में जाओ तुम। तब जापान का पर्ल हार्बर कांड होता है, जहां तक मेरा ध्यान है दिसंबर 1942। वो भी सब कथे कॉम्प्लिकेटेड है। तब यूएसए झक मार के नाक रगड़ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता, और उधर जापान लड़ रहा है, इधर जर्मनी लड़ रहा है, और ये चार इकट्ठा लड़ रहे हैं। कौन, सोवियत रूस, रूस जिसको कह रहे हैं, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली फिटली, दुनिया भर के टकड़म पकड़म सब इकट्ठे होके लड़ रहे हैं और अपनी सारी कॉलोनीज को लड़ा रहे हैं। और इसमें जर्मनी जब हारता है तब ये अंकल सैम सुपर पावर डिक्लेयर करते हैं सैम को। यानी ये सुपर पावर शब्द भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। ग्रेट पावर, पोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड। और इसको लगा अरे वाह, हम तो इतने बड़े मिलिट्री पावर हैं, अब दुनिया को हम रूल करेंगे। 45 से 1970, 25 साल। और उनके अपने रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस के, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, अंकटाड के, दुनिया भर के इनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ट्रेड इंस्टीट्यूशन, ये कह रहे हैं ना भैया तू तो नीचे आ रहा है। अब फिर से जापान जर्मनी सुपर पावर, फिर 90 आते आते कह रहे हैं ना भैया तुम लोग ना बनोगे, भारत बनेगा, चीन बनेगा, बीच में एक बार ब्राजील का भी नाम आया था, वो सुपर पावर। यानी इनमें एक बार पैशाचिक ढंग से ही सही संसार के संसाधनों को लूट लेने, कंट्रोल कर लेने, भयंकर मिलिट्री पावर बना लेने के बावजूद थामने का सहूर नहीं। और ये इनकी खोपड़ी के बाहर है, करें तो करें क्या। अरे भाई आ गया है तो मिल पटा के संभाल लो। ये जो डेमोक्रेसी का झंडा उठा के घूम रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भाई मुनरो थ्योरी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है ना। किस सन का है पंकज जी? 1870 है शायद, याद नहीं उसी आ के रहा। आसपास है हाँ मुनरो का। ऐसे ही। हाँ हाँ विल्सन हाँ मुनरो या ऐसा कोई नाम है प्रेसिडेंट। वो क्या कह हाँ रहा है, हाँ। जी इंग्लैंड फ्रांस, हम्म तुम लोग अपने एशिया अफ्रीका में कोलोनियलिज्म इंपेरियलिज्म करो, ये हाँ हाँ दोनों अमेरिका में हमारा इंपेरियलिज्म चलेगा। जो हम्म लाखों को काट रहा है वो ह्यूमन राइट का चैंपियन बन रहा है। और दुनिया के, भाई हम आप जैसे लोग न जाने तो ठीक ही है, हम काका जाने, हमारा काम थोड़ी है। कमाल की बात है, संसार भर के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लोग, हाजी ये तो ह्यूमन राइट के चैंपियन है, हाजी आप तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो। क्यों भाई? स्टेट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है?
ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जुडिशरी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, मीडिया है। तुम लोग देश का सबसे अधिक वेतन पर्क्स वगैरह लेते हो, दिन दुनिया घूमते रहते हो, आधे से ज्यादा तुम विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हो। तुमको ये नहीं पता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक इलीगल नेशन स्टेट है। इसने दूसरे की धरती पर कब्जा करके केवल कब्जा नहीं किया, उसका नाम भी ले लिया। अब ये अमेरिका नाम भी राम जाने कहां से आया कहां से नहीं आया, उनका अपना नाम तो नहीं है। एनीवे, तो इनकी समस्या क्या हो रही है 90 से अब तक, यानी करीब 35 साल। आज ही मैं कहीं देख रही थी 870 जगह पर इनके मिलिट्री ठिकाने हैं। अब 870 है कि 700 है कि 740 है, बड़े भारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों है भाई? तुम डेमोक्रेसी वाले हो, तुम ह्यूमन राइट वाले हो, क्या जरूरत है? एक ही जरूरत है कि दुनिया के जो संसाधन है, जिसको ये कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं, इसकी अबाधित सप्लाई हमको होती है। तो भाई दुनिया के ट्रेड में तो अबाधित सप्लाई हो ही जाएगा, दाम ठीक से दो, जो दाम ज्यादा देगा उसको माल मिल जाएगा। ना ना ना, दाम नहीं देना है, उल्लू बनाकर फोकट में या जरा सा पैसा देके लेना है। इसको लेने के लिए बड़े सारे नट करतब करने हैं। ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं। दूसरा, हर देश में जो स्टैब्लिशमेंट है, यानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें लोगों को करप्ट करना है। घूस करप्ट कैसे होता है? भय से और लोभ से। तो ज्यादा काम लोभ से और दूसरा काम गुप्तचरी से। उनके चरित्र के जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनकी फाइल बना बना के रखना। चारित्रिक कमियां, स्त्री संबंधी कमियां, उनके परिवार की कमियां और धन संबंधी कमियां, दो ही कमी का एक फाइल बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा, जो कमजोर है वो ज्यादा एम्बिशियस है, तो जो कमजोर है उसको, मजबूत को हटाकर उसकी जगह पर तुमको हम रख देंगे। इस तरह के दुनिया भर के नास्टी काम संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। जो कर रहा है और भी कर रहा है, जो कर रहा है, संसाधनों पर हमारा कंट्रोल है। तो भाई इसका मतलब तुमको व्यापार करना नहीं आता है, तुमको उद्योग चलाना नहीं आता है। तुम्हारे एंगस मेडिसन की रिपोर्ट ओईसीडी वाला तुमने लिख के धर रखा है। क्या लिख के धरा? कि 0 AD से 17वीं शताब्दी तक भारत, कौन सा भारत वो डिफाइन ही नहीं करता है, लेकिन उसके दिमाग में मैं अंदाज बैठा रही हूँ 15 अगस्त 1947 वाला भारत है, 14 अगस्त वाला पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, 1922 वाला अफगानिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तिब्बत भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं, सब ये सब नहीं। लेकिन तुम्हारे अनुसार 1700 साल तक दुनिया का 1/3 हम दे रहे थे। तो अगर इस पूरे भारत को ले लें तो पूरी दुनिया का 60% हम दे रहे थे। तो हम कौन सा सेना लेके घूम रहे थे जी? इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं। व्यापार का मतलब जिसमें दोनों को लाभ है, बेचने वाले को भी लाभ है, खरीदने वाले को भी लाभ है। किसी को लाभ कुछ कम है, किसी को लाभ कुछ ज्यादा है। और ये तुम्हारे अनुसार 2000 साल से 1700 साल चला है। हमारे अनुसार हमारा महाभारत 5-6 हजार साल पुराना है। तुम बता रहे हो कि वो इंडस वैली और सिविलाइजेशन जो है 10-12 हजार साल पुराना। केवल महाभारत का साक्ष्य ले ले, लाखों साल पुराना मामला है। तो तुम क्या कहते हो? हम उद्योग धंधे वाले लोग हैं, हम व्यापार वाले लोग हैं,
लैसे फेरे वाले लोग हैं, हम क्या फ्री ट्रेड वाले लोग हैं। अरे फ्री ट्रेड वाले लोग हो तो क्या जरूरत है ट्रम्प को और मोदी जी को बतियाने। जिसका माल बढ़िया होगा, 2 पैसा सस्ता होगा, वो बिक जाएगा। उसके लिए इतना झंझट करने का क्या जरूरत? क्या जरूरत है कहने का कि तुम जो सामान भेजोगे हमारे यहाँ, हम उस पर 50% टैक्स लगा देंगे। भारत में तो हमने कभी नहीं सुना कि भारत के राज्य भारत के व्यापार के बीच में घुसे हुए थे। व्यापारी माल लाते थे, व्यापारी माल बेचते थे। फिर तुम कह रहे हो जी तुम रूस से तेल लोगे तो हम तुमको टैरिफ कर देंगे। अभी तेल तुम दे दो, तुम रूस से 2 रुपया सस्ता दे दो, हम तुमसे ले लेंगे। नहीं जी, तेल तुम हमसे लो या तेल तुम उससे लो, तेल महंगा है तो लो। तो भाई ये तो व्यापार नहीं हुआ ना। और तुम कह रहे हो जी हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, यही सुनते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, कोई वो MIT, कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कोई हार्वर्ड है, कोई ऑक्सफोर्ड है, कोई कैम्ब्रिज। अरे मूर्खों, व्यापार का सीधा है, जहां लाभ होगा वहां लिया दिया जाए, सीधी बात है। इसके लिए तुमको 870 या 770 या 700 या 550 मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जरूरत क्या है भाई? तो आपकी बात का जो हम उत्तर दे रहे हैं वो ये है कि भाई ये कोर्ट कौन है? अब ट्रम्प का दिन भर आ रहा है कि साहब ही इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, ही इज अ बिजनेस पर्सन। अरे गधे, अगर तू बिजनेस पर्सन है, मैं तो व्यापारिक परिवार की हूँ, हम लोग बैंकर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अब हम लोग बैंकिंग का काम नहीं करते हैं, इंडस्ट्री भी कोई खास नहीं है, 2 एक इंडस्ट्री बची है। अब हम लोग ज्यादा जिसको रियल एस्टेट कहते हैं, सब बेहुदे नाम, यानी जो बाप दादा प्रॉपर्टी बना गए भाई भाई उसको संभाल रहे हैं, और एक आध इंडस्ट्री है। तो भाई मोटी बात क्या है, खरीदने वाले को 2 पैसा सस्ता पड़ेगा, वो आपके घर आके खरीद के ले जाएगा। ये मोटा मोटा है। पान की जो दुकान लगाता है उसको पता है, और ट्रम्प को नहीं पता है। ट्रम्प कह रहा है जी ट्रेड डील कर लो। तुम जो सामान बेचोगे उस सामान की अगर भारत को आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो हमारा नेतृत्व है ये देशभक्त नेतृत्व है, तो उसको खरीद लेंगे, ठीक दाम पर दोगे खरीद लेंगे। अब तुम बेचना क्या चाह रहे हो? दूध खरीद लो जी। अब साले दूध में भी कोई टेक्नोलॉजी लग रही है क्या? फिशरीज खरीद लो। अरे मछली पकड़ लेंगे भाई, तो तुम हमारे यहाँ का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ले लो। अरे देना है तो तुम कहते हो हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, और तुम लोगों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो भाई पान के दुकान वाले को पता है वो चीज दो जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास बेइफरात पड़ा हुआ है वो हम तुमसे काहे खरीदेंगे भाई? और तुम इंडस्ट्री वाले आदमी हो, तुम क्या फिशरी, दूध और सब्जी भाजी अनाज, सारा झगड़ा यही हो रहा है कि मोदी जी ने और S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने ट्रेड डील में 3 चीजों को लेने से मना कर दिया। 15 अगस्त वाले अभी लाल किले के भाषण में मोदी जी कह रहे हैं मैं अपने देश के किसान, पशुपालक, दूध वाले, फिशरीज, मल्लाहों के हितों की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हूं। भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तुम्हारे पास बेचने को यही है, और फिर तुम कह रहे हो हम एक F-16 कोई बड़ा भारी तुम्हारा जहाज है,
युद्धक विमान है, तुम वो बेचोगे। अरे वो बेचोगे तो उसकी इज्जत बचा के रखते। ऑपरेशन सिंदूर में जो दिक्कत हुआ, दुर्गत हुई, और केरल में जो जाकर खड़ा हुआ, जासूसी करने का करने भेजे कि भारत खड़ा कर ले, तुम्हारी जासूसी का क्या? 11 साल में भारत में ये सारे काम हो गए मोदी जी के नेतृत्व में। तुम कहते हो हमारे पास उपग्रह है, हमारे पास ये जासूसी है, सारे मोबाइल में जासूसी है, टीवी भी है, वो घर का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और तुमको पते नहीं चला कि भारत ने इतने प्रकार के आयुध बना लिए हैं। तो प्रॉब्लम ये है, व्हाट यू आर पोजिंग, what you are posturing, and what you really are, very big gap. So loss of nerve, loss of confidence, and व्यापार करना तो आता ही नहीं, तमीज से बात करना नहीं आता। अरे खेलने कूदने में, घर गृहस्थी में, सास ननद जिठानी में पता होता है अपनी नस कहीं दबी है, कुछ कमजोरी है, तो पोज भी करते हैं कि भाई नहीं हम ठीक ठाक है, लेकिन व्यवहार बहुत उदारता का करते हैं। ट्रंप महोदय तो गाली गलौज पे उतर आए। कैसे व्यापारी हो भाई तुम? और व्यापारी हो तो राजनीति में क्यों घुसे? तो जी बता रहे हैं जो अमेरिकन यूट्यूब पर जो वार्ताएं मैं 2 4 10 सुनी कि साहब ये प्रेसिडेंट बनकर कमा रहा है। हद हो गई। व्यापार करने के लिए तुमको प्रेसिडेंट क्यों बनना पड़ता है? यानी यूरोप और अमेरिका या यूरोपीय मूल के लोगों का या क्रिश्चियन माइंडसेट का जो समस्या है वो ये है, न उनको व्यापार आता है, न उनको उद्योग आता है, न उनको राजनीति आता है, न उनको राज्य करना आता। तो ठीक भी है, कहां से आएगा? पूरे बाइबिल को आप पढ़ डालिए, उसमें इन विषयों पर आपको 5 लाइन नहीं मिलेगा। और यही बाइबिल पढ़ते इनका 19 सेंचुरी बीत गया। 19 सेंचुरी मतलब 1801 से 1899 या 1900 तक, 18वीं शताब्दी तक तो तुम्हारे पास प्राइमरी स्कूल नहीं था, यानी 1799 तक। खोज के देख लो, यूरोप के आंकड़े ले लो। तो जो बाइबिल पढ़ते पढ़ते तुम्हारा जीवन बीत गया, और अमेरिका का प्रेसिडेंट जब ओथ लेता है तो बाइबिल पर हाथ रख के ओथ लेता है। उस बाइबिल में चंदू खाने की गप्पे तो हैं, न उद्योग है, न व्यापार है, न कृषि है, न स्टेट क्राफ्ट है, न स्पियोनेज है, न युद्ध है, न समर नीति है, न फौज है, कुछ है ही नहीं। और यही झंझट है कुरान के साथ, और यही झंझट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ। तो इनका लॉस ऑफ नर्व चारों तरफ दिख रहा। मान लो ट्रम्प बदतमीज है, असिस्ट है, बट व्हाट अबाउट अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट? तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में 2 पार्टी बताते हैं, रिपब्लिक है और डेमोक्रेट। तो एक बताते हैं कि चर्च वाला बंदा है, और एक बताते हैं चर्च का विरोधी है, वो वोक है, अल्ट्रा लेफ्ट है, मोटा माटी कम्युनिस्ट टाइप का विरोधी। ये दोनों स्टेट क्राफ्ट को नहीं जानते, और भिड़ किससे रहे हैं? मोदी जी से। अब जिसको डीएनए कहते हैं, जिनका तो हम लोग के तो यहाँ 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 सब जगह स्टेट क्राफ्ट है, सब जगह उद्योग है, व्यापार है।
तो आप कहेंगे जी पहले वाले क्यों नहीं कर पा रहे थे, मोदी जी से पहले वाले? वो देशद्रोही थे ना भाई, उन्होंने तो सुपारी ही ले रखी थी भारत के सामर्थ्य, पुरुषार्थ, उद्यम, कृषि, व्यापार को नष्ट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी, नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया एंड कंपनी, बहुत सारा नाम है, अब मैं सब नहीं बता पाऊँ। तो मैंने बहुत विस्तार से बोला क्योंकि ये हम लोग जो, हम और आदरणीय पंकज जी जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसका प्रयोजन ही है जिनसे हमको अगले 20-25 साल निपटना है। किससे निपटना है? जिसको आप कहते हैं अमेरिका, जिसको आप कहते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन, जिसको आप कहते हैं नाटो, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। फिलहाल इनकी चर्चा हम लोग इस सीरीज में करेंगे। ये कम्युनिस्टों की और मुनाफिक मुशरिकों की चर्चा इस सीरीज में नहीं करेंगे। इनको हम जाने तो सही। और झंझट जो है वो ये है, केवल भारत में नहीं, सारे अफ्रो एशियाई देशों में इनका जो माने पोलापन, मतलब क्या शब्द कहें इनके लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं, मिश्र जी सही शब्द कहेंगे। इनको हमारा एस्टेब्लिशमेंट नहीं जानता है। हम लोग नागरिक लोग ना जाने तो काम चल जाए, और तब नहीं जानता है जब मेरे जैसा एक व्यक्ति जो पडरौना में पढ़ा लिखा, जीवन काशी में बीता, बहुत अधिक घर से बाहर जाने का अभ्यास नहीं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में उठने बैठने का अभ्यास नहीं, एक विषय पर 25-50 किताब खरीद लाते थे और पढ़ लेते। और ये पुस्तकें, जैसा मैंने कल बताया पिछले टॉक में, जो दिल्ली के सामान्य दुकानों पर, अब दिल्ली का कोई बहुत खास दुकान तो मैं नहीं जानती, 2-4-5 दुकान जानती थी, वहां से खरीद के पढ़ती थी। और सारी पुस्तकें अब तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तो ये जाने बिना काम नहीं चलेगा। भारत में 100-200 लोगों को, खास करके एस्टेब्लिशमेंट वालों को, इन चीजों को जानना पड़ेगा। जी, मैंने ठीक काम किया क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई आप विस्तार से नहीं बोल रही हैं, ऐसे मत सोचिए। इतने ज्यादा विषय हैं कि आप अभी तो उनको थोड़ा थोड़ा भी बताएंगी तो भी बहुत समय लगेगा। आपने जेनेटिक असम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थियरीज काफी पहले लिख दी थी, मैंने मेरे ख्याल लिखी से थी 35 साल 30 साल से पैदा हो गई। 1992 में छप गई थी। हाँ, 92 में छप गई थी, और 33 साल हो लिखा गए था वही मैंने लिखा। 87 और से क्या? 90 में लिखा था, और छपने में हाँ समय लगा था। हाँ, तो जी, 35 साल पहले लिखा था, लेकिन उस पर कम से कम ह्यूमैनिटीज के लोगों में कोई चर्चा नहीं हुई। तो अब नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग आए हैं, राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हैं, चिंतित हैं, उनको ये सब बातें जाननी चाहिए। इसीलिए आप इन बातों को अच्छे से बताइए, विस्तार से बताइए। और ये बताइए कि तो ये जो ट्रंप ने पलटी मारी है, ये तो पता चला कि इनको चूंकि स्टेट क्राफ्ट भी नहीं आता, क्योंकि इनमें कोई गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है, इसलिए ये चाहे जो करते हैं। लेकिन ये संभावना क्या है? क्या ये लोग फिर से कोई विश्व युद्ध की ओर जाएंगे? क्या ये फिर से कोई ऐसी ही, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता है और रह रहे के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, या क्या संभावना है? और जो भी संभावना है वो किन कारणों से है? विश्व परिदृश्य में ऐसे क्या बदलाव आए हैं कि जिनके कारण, मान लो कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, तो क्यों नहीं होगा, ये बताइए। पहली बात कि पहला वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था, हाँ दूसरा वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था। हाँ जब वो लड़ाइयां हो रही थी तो हाँ यूरोप वाले को यूरोपियन वॉर लिख रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप तो जानते हैं, जब हाँ दोनों को यूरोपियन वॉर कहा या ग्रेट वॉर कहा। हाँ, ग्रेट वॉर का। और जब 1945 बीत गया, दोनों लड़ाई निपट गई, तब इसको हाँ कहा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। हाँ ठीक।
तो वर्ल्ड वॉर तो तब भी नहीं हुआ, तब भी लड़े। एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ इंग्लैंड फ्रांस थे, और उसको सोवियत रूस का भी जो जगह था जर्मनी को चाहिए था, क्योंकि एक तो जो मेरे को याद आ रहा है, पहली लड़ाई में कोयला और अनाज का मामला था, और दूसरी लड़ाई में कोयला और तेल का मामला था। ये यूक्रेन वाला हिस्सा है, यही इनको चाहिए था। हिटलर ने बड़े विस्तार से यूएसए को जबरदस्ती कुदवाया गया। तो तब भी लड़ाई दो लोगों में हुआ था, एक तरफ जर्मनी था और बाकी तरफ ये 2-3 आए थे, और फिर ये अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ दिए वर्तमान में। अच्छा, पहले उन दोनों लड़ाइयों का स्वभाव समझ लीजिए। जर्मनी को था कि भाई तुम लोग जाओ अपना बाहर से जो लाते वाते हो ले आओ, यूरोप मेरा है। और किस आधार पर कह रहा है, फिर सुनने वाले चौंकेंगे। वो कह रहा है कि हम हूण हैं, और जो जर्मन लोग हैं ये हूण लोग हैं। इस पर भी सब पुस्तकें मेरे पास पड़ी हुई हैं, कैसे कैसे उच्चारण बिगड़ के जर्मन हो गया है। और चर्चिल तो इनको हूण 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 कहता ही है। तो ये कह रहे हैं कि जहां जहां हूण लोग रह रहे हैं वो सब हूणिस लैंड है। हंगरी जो है वो हूणगिरी है, और हंगरी के लोग स्वयं को हूण ही कहते हैं। तो ये जितना हूण लैंड है इसको हम इकट्ठा करेंगे, और इसके संसाधनों वगैरह से हम अपने को बड़ा कर लेंगे। और हूण लोग कौन है? सेंट्रल एशिया से गए हुए लोग हैं, तो मूलतः एशियाटिक लोग हैं। अभी इनके पास क्रिश्चियनिटी का बड़ा गहरा असर है, लेकिन अभी स्वस्तिक है, अभी इनको अपने आर्य होने की स्मृति है। ये जर्मन वाले लोग अभी तक नहा धो रहे हैं। इंग्लैंड फ्रांस वालों की गंदगी का मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगी जी, लेकिन जब सुनिएगा तो जब खाना वाना खा के आधी एक घंटा बीत गया हो, भोजन पच गया हो, तब आइएगा, नहीं तो उल्टी उल्टी हो सकती है। तो उस समय जो लड़ाई है उसके सामने, यानी यूरोप के दो लोग हैं। अब ऐसे दो लोग कौन हैं? अमेरिका आज तक रूस से लड़ने नहीं गया है, बिल्कुल पोस्चरिंग करता रहा 15 साल से। इस पीआरसी से, कम्युनिस्ट पार्टी से पोस्चरिंग कर रहा है, लड़ने नहीं गया है। कहाँ लड़ने गया है? तो इराक पर चढ़ गया। इराक की कुल हैसियत कितनी है, वो भी अकेले नहीं चढ़ा, बहुत लोग को लेके चढ़ा। अफगानिस्तान पे चढ़ गया, वियतनाम पर चढ़ गया। ध्यान आ रहा है ना? 1945 के बाद से आज तक ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कोई ढंग के प्राणी से लड़ने नहीं गया है। इतनी जगह मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लगा रखा है, तो भाई तू ताइवान वाला मामला निपटा लेना भाई ना। अब कौन लड़ेगा? रूस। तो रूस यूक्रेन में लड़ रहा है, जबरदस्ती उसको उलझा दिया है। लेकिन एक प्राणी रूस से लड़ने नहीं जा रहा है यूरोप से। यूक्रेन के पास लोग बता रहे हैं 4 करोड़ प्राणी है, 2 करोड़ स्त्री होगी, और जो 2 करोड़ पुरुष है उसमें 1.25 करोड़ वृद्ध होंगे, बच्चे होंगे। तो एक 40-50 लाख एडल्ट मेल पॉपुलेशन होगा, तो उसमें से 8-10 लाख ही युद्ध लायक होंगे। इसमें से कितने तो भाग गए, कितने मर गए। इस वक्त 14 साल का बच्चा और 60 साल का आदमी लड़ रहा है, और ये कह रहे हैं जी रूस युद्ध बंद कर, रूस युद्ध बंद कर। तू रूस को तेल दे रहा है, तू वार क्राइम कर रहा है, तो चल जाना भाई, यूक्रेन में जाके तुम सब लोग लड़के रूस को निपटा लो ना भाई। तो कौन लड़ रहा है भाई तीसरी लड़ाई?
तीसरी लड़ाई, पहले तो पहली दूसरी लड़ाई नहीं है, मान लो उसको वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, तो उसमें यूरोपियन पावर्स लड़े हैं। और अभी भी G7 में किसका नाम लेते हैं ये? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, सातवां कौन है, कनाडा है कि कौन है याद नहीं मुझे। तो ये जो G7 है, चले जाओ ना यूक्रेन में लड़के इस 14 करोड़ वाले रशिया को निपटा दो ना भाई। रशिया इकोनॉमिकली जो ये लोग आंकड़ा देते हैं वो तो बेचारा गिनती में नहीं है, केवल मिलिट्री पावर है भाई। तो कौन किससे वर्ल्ड वार कर रहा है भाई? वर्ल्ड वार छोड़ दो, दो ठो मेजर वॉर भी होना है, जरा ढंग की लड़ाई होनी है, तो दो बराबर दमखम के लोग चाहिए ना। 3.5 साल से एक तरफ रूस खड़ा तो है, लगातार कूट रहा है, मार रहा है, और ये क्या कह रहे हैं, उस पर सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो, रूस का रुपया जब्त कर लिए। मतलब टुच्चापन का लिमिट। आप किसी का पैसा जमा किए हैं, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे ले सकते हैं भाई? और मूल रूस तो कीव ही है ना, यूक्रेन की जो राजधानी बोल रहे हो कीव, वही ना मूल रूस का जन्म हुआ है। पता नहीं रूस वाले क्यों नहीं कह रहे हम अपने मूल भूमि को कैसे छोड़ दें भाई। वो तो डॉनबास और कौन सा ईस्टर्न इलाका और क्रीमिया यानी ब्लैक सी में एक्सेस तक की बात कर रहा है। तो तीसरा जो लड़ाई कह रहे हैं, पहली बात हरदम रट लीजिए, पहला दूसरा वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ, लेकिन चलो जैसा वो वॉर हुआ उसके मैग्नीट्यूड का कोई वॉर हो। जापान को तुमने डीमिलिटराइज कर रखा है, इस समय सब लोग मिलकर रूस पर टूट पड़ो, तुम सब मिल जाओ तो रूस की औकात क्या, यूक्रेन 2 मिनट में खड़ा हो जाएगा। कहां से तीसरा लड़ाई या पहला लड़ाई होना है भाई? लड़ाई से इन लोग की हड्डी जो कांपती है, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इसका अंदाज वहां के से बाहर के लोगों को नहीं है जी। बहुत सुंदर। तो ये आपने संक्षेप में बता दिया। पहली बात तो ये कि ये लोग बड़बोले हैं बहुत, जो आपने अच्छे से बताया, पोस्टरिंग जेस्टरिंग यानी नौटंकीबाज भी हैं। और मुख्य बात जो आपने अच्छे से बताई कि जो लड़ाई इन्होंने की भी वो बाहर के सैनिक से, जैसे भारत से ही 25 लाख सैनिक गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अन्य उपनिवेशों से भी लाए, और बाहर के संसाधन थे जैसे अमेरिका के पास। तो इनके पास अपना तो कुछ खास शक्ति है नहीं, नहीं नहीं लेकिन नहीं ये जो भारत में लोग हैं, नहीं 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 नहीं, दोनों लड़ाइयों में भयंकर जन धन हानि हुई है यूरोप वालों की। भारत से जो 25 लाख गए वो सब बहुत थोड़े से मरे, सब हाँ जीवित वापस आए हैं, हाँ, इनके तो लेकिन करोड़ों यूरोप मरे, कई वालों करोड़ को मरे। भयंकर मरे और मरने हाँ से अधिक घायल हुए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतना गंभीर, और यूरोप की सिविलियन स्त्रियों के साथ, एक एक स्त्री के साथ 100 बार, 200 बार, 400 बार, 1000 बार बलात्कार हुआ है। तो ये इनके तो युद्ध के नाम से झुरझुरी छूटती है बिल्कुल। और इनकी तो भयंकर हानि हुई है जी। लेकिन ये भारत में जो हमारा मीडिया है और अपने कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बार बार विश्व युद्ध का भय दिखे, खुद सचमुच भयभीत भी हो जाते हैं। इसका कारण क्या? बहुत ज्यादा अनपढ़पन, अज्ञान, या और क्या कारण, या ये किसी के अभी दलाल तो हैं? कोई दलाल फलाल नहीं, सोशल मीडिया हाँ और हाँ वो टीवी वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी हाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर आता है। तो हाँ भारत योद्धा समाज, हाँ, इसको युद्ध की कथा या युद्ध की संभावना, आप हम्म, क्या बोलते हैं ना, रम्या युद्ध कथा,
आप कुछ बोलते हैं। युद्ध से कथा रम्य। हाँ। हाँ, दंडवानी युद्ध कितना से। गजब गजब होता है। सुंदर हाँ। कांड का पाठ अपने यहाँ माने साल भर में 2-4 करोड़ बार सुंदर कांड का पाठ होता है। हम्म, सुंदर कांड क्या है? धू धू करके जलती हुई लंका, यही है ना सुंदर कांड। तो उससे वो क्या टीआरपी बढ़ता है और सोशल मीडिया में वो व्यूवरशिप और सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। यानी हाँ। किसी को 2-4-5 हजार, किसी को बहुत बड़ा है, मान लो किसी का 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्रिप्शन है, 15-20 लाख सब्सक्रिप्शन है, तो उसको लाख 1.5 लाख लोग बोलते हैं महीने का मिल जाता है। इसके लिए रम्य कथा चलाते रहते हैं, यहाँ युद्ध होगा, अब होगा, तब होगा, तब होगा, अब होगा। भारत में देखिए, अभी युद्ध छिड़ जाए लोग बहुत दुखी हैं। शैलेंद्र भैया ने तो एक कर ही दिया ना आज, कि मोदी जी अभी लंगोट बांध रहे थे और अखाड़ा छोड़ के पहलवान भाग गया। युद्ध चाहते हैं लोग। भारत वाले तो और ठीक से कूट दे। अब देखिए, एक मैंने नहीं सुना बयान कि मोदी जी ने कहा, शायद 15 अगस्त को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेवी को कहा कि मैंने आपके मुख से निवाला छीन लिया। और बड़ी चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर होगा तो सबसे पहला मौका नेवी को मिलेगा। तो हम लोग हैं योद्धा समाज। सर कट गया तो धड़ ही लड़ रहा है, टांग कट गया तो एक के कंधे पर चढ़ के लड़ रहे हैं। तो गणेश जी भी लड़ रहे हैं, तो चंडिका भी लड़ रही है, तो नागा साधु भी लड़ रहे हैं। युद्ध कथा, शौर्य कथा। अब बहुत शैलेंद्र सुंदर। भैया जैसा शांत आदमी कह रहा है कि अरे अखाड़ा छोड़ के भाग गया, अभी तो लंगोट नहीं बांधे थे मोदी जी। लेकिन ये जो चलिए तो। चल रहा है, ये तो 2 पैसा कमाने की। और हाँ दूसरी हाँ बात, हाँ। भारतीय स्टैब्लिशमेंट अन्य स्टैब्लिशमेंट की तरह, मतलब शर्म लज्जाजनक ढंग से यूरोप और अमेरिका के विषय में अनपढ़ है। वो मुख्य बात है। अपने शत्रु, अपने मित्र और अपने तटस्थ, क्योंकि तटस्थ ही कभी शत्रु होगा, कभी मित्र होगा, तीनों हाँ को हाँ। बिल्कुल नहीं जानते। तो अपने लोग यही काम कर लिया जाए। हम्म बहुत सुंदर। इसीलिए ये श्रृंखला चला रहे हैं कि कम से कम इसके द्वारा अपने बारे में और अपने मित्र और शत्रु और जो तटस्थ हैं उनके विषय में भी, खासतौर से यूरोप और उसी का जो अपशूट है यूएसए, इसके विषय में ठीक से हम लोग जान लें। और अभी जो 8-10 उसका। अपने लोग चला लेंगे इसके बारे में। और फिर हम्म रूस कैसे हमारा मित्र होगा भाई? चीन का तो मान लो लोग समझते हैं मित्र नहीं। तो एक दूसरा ब्लॉक ये है, इसके बारे में एक चर्चा कर लेंगे। और तीसरा ये मुनाफिक और मुशरिक जो अपने को इस्लाम वाले बोलते हैं, इनका वो तो एक देखो, अलग विषय है। वो तो बिल्कुल शत्रु अलग विषय। बल भी जानना चाहिए और शत्रु हम्म के छिद्र भी जानने चाहिए। बल जानने से हम उससे बच के वार करेंगे, छिद्र जानने से बात करेंगे। ब्रह्मोस की कथा है ना, हम्म केवल मेरे हाथ जितना बड़ा, 18 इंच, 45 सेंटीमीटर बराबर, ये मेरा हाथ 18 इंच का है मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक। इतना बड़ा मोखा एक था, एसी का कोई वेंट, छेद एक ही छेद था। वो कौन? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में, यहाँ से ब्रह्मोस भीतर घुसा है। और अमेरिका के एटॉमिक उसका ऐसी का तैसी हो गया। तो शत्रु का बल भी जानना है और छिद्र भी जानना है। तो जितना मुझे बल छिद्र पता है उतना तो मैं बता ही दूंगी। बहुत सुंदर। तो आज हमने जो यूरोप का स्वभाव है उसकी एक झलक आज जानी। अगली चर्चाओं में हम लोग यूरोप का कुल बल क्या है और कुल क्या क्या समस्याएं हैं, इनके कुछ और रूप जानेंगे। और साथ ही बीच बीच में भारत के बल की भी प्रसंगवश चर्चा होती रहेगी। आज बात को यहीं समाप्त करते हैं। 2 मिनट लूंगी, आपकी एक बात का जवाब मैंने नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। हाँ ये देखो, ये सरेंडर करेंगे ट्रम्प महोदय, आपने पूछा।
टैरिफ जाएगा, टैरिफ आएगा, ये सब बहुत नन्ही बातें। सार ये है कि भारत उभर रहा है और उभरने का स्वागत यूरोपियन ब्लॉक क्यों करेगा भाई? क्यों करना चाहिए? वो नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। उनके स्वभाव का वर्णन किए हम, चर्च वाले हैं, ईर्ष्या वाले हैं, द्वेष वाले हैं, बर्बर हैं, हिंसक हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं। तो उनसे तो तरह तरह की भिड़ंत होती रहेगी ना। और ये वाला तो भिड़ंत कुछ भिड़ंत है ही नहीं। लेकिन चूंकि उनमें लॉस ऑफ नर्व है, तो लॉस ऑफ नर्व के कारण वो उठ पटांग हरकत करेंगे और उससे पार पाना आसान होगा। लेकिन उनके बहुत से एजेंट हमारे यहाँ भर गए हैं, वो तो जैसे पाला राहुल गया गांधी। है। आप राहुल ही ने गांधी तो जी यही बताया। हम्म राहुल गांधी तो देखिए जी दिखाई दे रहा है हम्म और बहुत ही भद्दे ढंग का दिख रहा है। जो नहीं दिख रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम्म और आप ही ने तो बताया 60 साल में देश के हर नस नस में, जिसको कहते हैं, ये दुष्टों हम्म को भर दिया गया है, एजेंटों को। हम्म हम्म बहुत से एजेंटों को उखाड़ फेंका है मोदी जी ने। लेकिन ये भी है, इन एजेंट में भी तो लॉस ऑफ नर्व है। अभी जो ट्रम्प ने पलटा खाया है हम्म कि भाई हमसे दोस्ती करो, हमसे करो, हमसे करो, इससे इनके एजेंट्स में भी तो बहुत भीषण घबराहट होगी ना। जरूर होगी। तो पता नहीं कब कब तक क्या मामला हम्म है ना। तो हमारे सौभाग्य से, चूंकि हमारे पास 2014 से बहुत ही श्रेष्ठ नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, तो वो हमारे जो प्रशासन में और अन्य क्षेत्रों में भी जो श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, उनका सदुपयोग करके और ज्यादा भारत की दीप्ति को, चमक को बढ़ाएगा, कांति को बढ़ाएगा, ये विश्वास है। ये चर्चा हम लोग जारी रखेंगे अगली बार फिर केडिया जी से, यूरोप के विषय में और ज्यादा रोचक भी, और कई बार घिन जिनसे पैदा हो ऐसी भी बातें आएंगी। लेकिन वो जानना आवश्यक है कि क्या क्या था वहां। और तो एक अपने एस्टेब्लिशमेंट को हम्म इनकी वो शर्मनाक कमजोरियां हम्म अवश्य जानना। और अचानक बिल्कुल। मेरे मोबाइल पर 8-10 हम्म वो क्या हम्म चैनल मुझे मिले हैं, तो उनका मैं हम्म नाम नोट करके बोलूंगी। उन हम्म चैनल्स को हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग जरूर देखें। तो मेरे को तो 8-10 दिखा है, उन लोग को तो बहुत ढंग आता है। वो हम्म वैसे 50 चैनल खोज के उसको देख के जरा सा उन लोग को कहा जाएगा, लजा के सब भाग जाएंगे। हम्म अभी एक ऐसा है कि मुझे भी जरा हिम्मत जुटानी पड़ेगी। कल रात को मुझे एक वीडियो मिला है, मैंने मिश्र जी को भेजा है कि उसका एआई से ट्रांसलेशन करवा दीजिए। वो मैं जुटाइए जुटाइए, सुनाऊंगी। मेहनत मेहनत, वो मैं वो सुनाऊंगी। हिम्मत मुझे भी हिम्मत जरा जुटाइए। 72 साल हिम्मत की हो जुटाइए। गई हूँ, फिर भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। केवल उसी की चर्चा कर दो, ट्रम्प एंड कंपनी से साले मुंह ढक के भागते नजर आए। जी जी ठीक है मित्रों, तो यूरोप के विषय में और विश्व भू राजनीति के, जियो पॉलिटिक्स के विषय में हमारी ये अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। आप लोग जुड़े रहिए, नियमित रूप से इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसका प्रसार भी कीजिए। ये राष्ट्र का काम है अपने विषय में और अपने शत्रुओं के विषय में और अपने मित्रों के विषय में सम्यक जानकारी देना, समकालीन विश्व के विषय में सम्यक जानकारी देना बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। इसलिए आप लोग स्वयं तो इसको सुनिए ही, इसका सब्सक्रिप्शन और बढ़ाइए और चारों तरफ इसका प्रचार कीजिए, ताकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग उस सच को जान जाएं जो कि किन्हीं कारणों से हमारे एकेडमिक से और शिक्षा और संचार माध्यमों से बाहर रखा गया है या बाहर है। अब वो अज्ञान में है कि जानबूझ के है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए। आज का विषय यहीं रुकते हैं। जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश धर्म हो। का नाश हो। हाँ।
प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।